नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता और मैं हूँ हर्ष रंजन। साल 2024 में भारत का सांस्कृतिक परिदृश्य कई प्रमुख घटनाओं और विविधताओं से परिपूर्ण रहा, जो परंपरा, आधुनिकता और वैश्विक साझेदारी का प्रतीक हैं। ये वर्ष भारतीय कला, संगीत, नृत्य और धरोहर के संरक्षण में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों और नवाचारों का साक्षी बना। और नवोदिता, इसके साथ ही इस वर्ष राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार तीनों सेनाओं की महिलाओं की संपूर्ण टुकड़ी ने मार्च किया। बिल्कुल। और इसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह देश की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति को प्रधानमंत्री द्वारा सारगर्भित रूप में जनता के साथ बांटे जाने का एक अवसर बना। भारतीय कैलेंडर ने होली, दिवाली, ईद, बैसाखी और बुद्ध पूर्णिमा जैसे उत्सवों के साथ पूरे देश में उत्सवों का माहौल बनाया। वहीं विभिन्न राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रीय त्योहारों जैसे पोंगल, ओणम, दुर्गा पूजा, बिहू और गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाया। और साथ ही अगर अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कूटनीति की बात करें तो ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 जो रूस में हुआ, वहां भारत ने अपनी साहित्यिक समृद्धि और वैश्विक सांस्कृतिक प्रभाव को और मजबूत किया। G20, ब्रिक्स और SCO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने सांस्कृतिक और आर्थिक साझेदारी में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की। और हर्ष, अगर भारतीय हस्तकला और शिल्प की बात करें तो न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने अपनी छाप छोड़ी। स्थानीय शिल्पकारों के लिए नई उम्मीदें जगी और मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल अभियानों और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं ने स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प को नई पहचान दिलाई। और साल 2024 में ही भारत के प्रमुख सांस्कृतिक उत्सवों ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की। कुंभलगढ़ उत्सव, सुरसागर संगीत महोत्सव, तानसेन संगीत समारोह ने न केवल स्थानीय कलाकारों को एक मंच प्रदान किया, बल्कि विदेशी पर्यटकों और कला प्रेमियों को शामिल भी किया। और इधर ग्रामीण भारत के मेलों जैसे पुष्कर और सूरजकुंड मेले, इन आयोजनों ने शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया। और साथ ही देश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के साथ ही एक सांस्कृतिक गांव यानी कलाग्राम की स्थापना और संचालन का प्रावधान भी इस वर्ष सरकार द्वारा किया गया। पत्रिका की शुभकामना है 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाला महाकुंभ कलाग्राम समेत हमारे देश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा। प्रौद्योगिकी और कला संस्कृति का मेल इस वर्ष की एक प्रमुख उपलब्धि रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने भारतीय कला और शिल्प में तकनीक, नवाचार के रास्ते बनाए। धरोहर संरक्षण के ऐतिहासिक प्रयास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और निजी संगठनों की सहायता से आगे बढ़े। इधर चराइदेव मोइदाम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया जाना भारत की सांस्कृतिक धरोहर की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति का एक प्रतीक है। और इधर प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन और संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने का आयोजन तो हुआ ही, साथ ही सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत संग्रहालय परियोजना, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, वैश्विक काशी सांस्कृतिक पथ, पुरावशेषों का पुनर्जीवन, शास्त्रीय भारतीय भाषाओं की संख्या में वृद्धि, परी परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आगाज भी इसी वर्ष किया गया। जाहिर है हर्ष के इस विशाल देश की विस्तृत सांस्कृतिक झलक भी पाने के लिए ये समय अपर्याप्त है, लेकिन संस्कृति को जानने समझने का सिलसिला इस पत्रिका के माध्यम से अनवरत जारी रहेगा, इसका तो वादा है आप सबसे। सुनते रहिए आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती। कुछ देर पहले ही हमने जिक्र किया अपनी हस्तकला और शिल्प का।
इन गौरवशाली परंपराओं और संस्कृतियों के बारे में जानने का अवसर हमें मिलता है और साथ ही कलाकारों को मिलता है सम्मान और जीविकोपार्जन का एक अहम जरिया। और ये संभव करता है भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय का द सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, एक साझी छत जिसके प्रश्रय में ये कलाएं और कलाकार फल फूल रहे हैं। भारतीय पारंपरिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रचार और प्रसार में कॉरपोरेशन की भूमिका के विषय में कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मनोज लाल। सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ये पीएसयू 4 फरवरी 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। जो आर्टिजन्स एंड वीवर्स कम्युनिटी है, जिस तरह के भी आर्ट एंड क्राफ्ट वो लोग बनाते हैं, उनकी हम लोग मार्केटिंग करते हैं अलग अलग तरीकों से। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारे, आप किसी भी आउटलेट में जाएंगे, दिल्ली में सबसे बड़ा आउटलेट है 54,000 स्क्वायर फीट, वहाँ पे आपको आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, वुड क्राफ्ट, मेटल वेयर, बंकुरा सिल्वर, पेपर मैशी, पॉटरी, मार्बल क्राफ्ट, स्टोन क्राफ्ट, एथनिक ज्वेलरी, फर्नीचर, लैम्प्स, कारपेट्स, फर्निशिंग्स, टॉयज, हर्बल प्रोडक्ट्स, पैकेज टी, साड़ीज, शॉल्स, वुमेन्स वियर, मेंस वियर, फैब्रिक्स, एसेसरीज, होम लिनन, हैंडमेड स्टेशनरी एंड पेपर क्राफ्ट एंड कॉर्पोरेट गिफ्ट्स मिलेंगे। द लिस्ट इज एंडलेस। ये तो मैंने आपको थोड़े से ही प्रोडक्ट्स बताए। इसके अलावा करीब 14,000 प्रोडक्ट्स अभी भी आप कॉटेज में आएंगे आपको दिखाई देंगे, डिस्प्ले पर हैं। यही सारे प्रोडक्ट्स जो है हमारी ऑनलाइन साइट है thecottage.in, वहां पर भी दिखते हैं। वो फिजिकली आप स्टोर्स में हमारे दिल्ली में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, केवड़िया में है, तो कहीं से भी जाके आप हमारे प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। कॉटेज जो है ये इंडिया की धरोहर को दिखाता है। यहाँ पे एक रूफ के अंदर ऑल ओवर इंडिया से जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट है वो आपको एक ही जगह मिलेंगे। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है फॉर ऑथेंटिक हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स ऑफ इंडिया। वैसे तो हम लोग हर आर्ट एंड क्राफ्ट के मार्केटिंग करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए हम लोग तत्पर हैं, बट कुछ क्राफ्ट ऐसे भी हैं जो कि लैंग्वेज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक हॉर्न क्राफ्ट है उड़ीसा का, चंबल का रुमाल है, दैट इज वेरी फेमस, वो हिमाचल प्रदेश से है। मटका नॉयल फैब्रिक है बिहार से, मशरू यार्डगेज है गुजरात से, पटोला डबल इक्कत ये गुजरात का है, टेपेस्ट्री जो J&K की है, लाशिंगी फी मणिपुर की है, सांझी क्राफ्ट उत्तर प्रदेश से, इवन वहां पे चिन्हट पॉटरी है लखनऊ के पास जगह है, वहां से हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जो मध्य प्रदेश से होती है, ओडिशा के जो वुडन टॉयज हैं, जो हम लोग सिल्वर वेयर जो देखते हैं वो सब हम लोग ओडिशा, कटक या फिर आंध्र प्रदेश से देखते हैं। इवन J&K में भी सिल्वर वेयर का काम होता है। वो क्राफ्ट जो है वो लैंग्वेज हो रहे हैं, तो हम उन जगह पे जाके कैंपेन करते हैं, उन फैमिलीज को बोलते हैं कि आप इस पे काम करिए, वी विल मार्केट इट, उनको एश्योरेंस देते हैं, तब वो लोग उस पे काम करके हमको प्रोडक्ट्स वो देते हैं, हम उनके लिए बिजनेस क्रिएट करते हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जैसे गवर्नमेंट आजकल GI प्रोडक्ट्स इनकरेज कर रही है, ODOP प्रोडक्ट्स कर रही है, तो हम नए स्टोर्स खोल रहे हैं। हमने अभी दिल्ली हाट में खोला है, अब हम कर्तव्य पथ में खोल रहे हैं, हम एयरपोर्ट्स पे भी खोलने जा रहे हैं। स्कीम्स हैं बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल एग्जीबिशन लगाने की, तो वो हम डिफरेंट DC हैंडीक्राफ्ट की स्कीम्स हैं, DC हैंडलूम की स्कीम्स हैं, तो उस स्कीम के अंतर्गत हम डिफरेंट एरियाज में जाके एग्जीबिशन लगाते हैं। और वो एग्जीबिशन का थीम होता है कि जैसे फर्नीचर हो गया या फिर टेक्सटाइल हो गया, डिपेंडिंग अपॉन जो हमारे पास, जो हमें फीडबैक आया और जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही है कि वहाँ पे इस तरह के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, तो उसकी हम एग्जीबिशन लगाते हैं। तो वहाँ के जो लोकल वेंडर्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उस पे सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, उनकी मार्केटिंग करने का, पब्लिसिटी करने का। उस जगह में सारे जो स्टॉल्स वगैरह बना के हम देते हैं, तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको उससे रेवेन्यू मिलता है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ग्रुप्स आते हैं। हमारे यहाँ जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं वो लोग हमारे कॉटेज विजिट करते हैं। जितनी एम्बेसीज इंडिया में हैं, जितने हमारे हाई कमीशंस, एम्बेसीज अब्रॉड हैं, वो लोग भी यहाँ से प्रोडक्ट्स मंगा के अपने वहाँ डिस्प्ले करते हैं। और कॉटेज के लिए बड़ा एक प्राउड मोमेंट है कि एक इंडिया के एग्जीबिशन लगा रहा है ओसाका जापान में फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। कॉटेज को गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है टू बी ए मर्चेंडाइज पार्टनर फॉर 6 मंथ्स। तो इस तरह का क्राफ्ट जब वर्ल्ड मार्केट पे जाएगा, तो और ये बिल्कुल लास्ट स्ट्रेटा जो हमारी कंट्री की सोसाइटी है उस सेगमेंट को इफेक्ट करेगा, उनकी इनकम बार रेस करेगा, तो देश को ये अलग ही लेवल पे ले जाएगा। हमारी वेबसाइट www.thecottage.in, उस पे सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। एक और हमारी वेबसाइट है www.thecottageemporium.in, जहाँ पे जो भी सामान हमारे स्टोर में आ रहा है उसकी जानकारी रहती है। अगर आपको हमारा वेंडर बनना है उसकी भी जानकारी रहती है कि आप कैसे, ऑनलाइन वो हमने कर दिया है जिससे कि लोगों को सहूलियत हो। देश भर में कहीं से भी कोई चाहे उसमें लॉग इन करके फॉर्म भर के हमको भेज सकता है, हम उसको एनलिस्ट कर लेंगे। वेंडर एनलिस्टमेंट प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, जिसमें लॉग इन करने के बाद कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते
जाते हैं, जैसे पैन कार्ड, उसका जीएसटी नंबर, उसका अगर वो आर्टिजन है तो उसको एक डीसी हैंडीक्राफ्ट, डीसी हैंडलूम आर्टिजन कार्ड इशू करते हैं। अगर वो नहीं है तो उसके पास डीसी एमएसएमई उद्योग आधार इशू करते हैं, आइदर ऑफ देम। या फिर कोई वो एनजीओ है जो उस लाइन में बहुत सालों से काम कर रहा है तो उससे रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट देगा। वो सारे फॉर्म के साथ अपलोड कर दें और उसमें अपनी बैंक डिटेल्स के लिए ब्लैंक चेक क्रॉस करके वो अपलोड कर दें और बैंक से उसको भर के उसमें जो बेसिक डिटेल्स हैं कि जैसे सामान बिकेगा तो कहाँ पैसा जाएगा, इसलिए बैंक से हमको उसका वेरिफिकेशन भी चाहिए होता है। तो वेरीफाई करा के आप हमको प्रोडक्ट्स की अपनी फोटो लगा के हमको भेज दें और फिर हमारे यहाँ एक इंटरनल लेट डाउन प्रक्रिया है, उसमें वो लोग देख के और उसमें उनका जो भी प्रोडक्ट है उसको फिर बुलाते हैं कि वे प्रोडक्ट लेके आओ और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स डाल के उसने किस प्राइस पे वो बेचना चाहता है वो हम समझते हैं, हमारी टीम समझती है और उसपे एक नॉमिनल सा मार्जिन लगा के हम उसकी मार्केटिंग करते हैं और जैसे ही प्रोडक्ट वो बिक जाता है विद इन 45 डेज उसकी पेमेंट हो जाती है। कॉरपोरेशन से संबद्ध राजधानी दिल्ली में जनपद स्थित सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम में प्रबंधक श्री विनय अग्रवाल है। इसको बनाने वाले नेशनल अवार्ड आर्टिजन्स हैं जो इस काम को करते हैं, प्लस साथ में मास्टर्स वीवर्स हैं जो कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं और एक पीस को बनाने में 8 से 10 दिन का समय लगता है और इनका पूरा परिवार इनके साथ जुड़ा हुआ है। ये ओडीओपी प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये है कि जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि प्रोडक्ट को बढ़ावा मिले, उनको जो है मार्केटिंग सपोर्ट मिले और उसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो। उसके साथ साथ जो है जीआई प्रोडक्ट जो है वो भी है ये वाला प्रोडक्ट, क्योंकि ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से इनको जो है लीगल राइट्स भी होते हैं कि इनका ये प्रोडक्ट कोई नकली बना के कहीं और ना बना सके। सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम की वंदना कदम। मैं कॉटेज इंडस्ट्रीज में 28 साल से काम कर रही हूँ और फिलहाल मैं टेबल लिनन बेड कवर काउंटर संभाल रही हूँ। हमारे टेबल लिनन काउंटर में कच्छ से, वेस्ट बंगाल से, आसाम से बहुत सारे बेड कवर आते हैं, कुशन कवर आते हैं। कच्छ से जो बेड कवर आते हैं, जो उनका काम है वो कच्छ के बॉर्डर के जो छोटे छोटे विलेज है वहाँ पर किया जाता है और वो जो घर में महिलाएं काम करती है वो ये काम भी करते हैं जिनको उन्हें रोजी रोटी मिल जाती है और हम उनको डिजाइन देते हैं, फिर वो अपने पसंद से भी कुछ कभी कलर डालते हैं या हम भी उन्हें बताते हैं तो वो अच्छा सा एक कुछ अलग सा ही उसका निर्माण होके हमारे कॉटेज तक वो आ जाता है, जिसका मूल्य भी बाहर के हिसाब से बहुत ही कम होता है। जैसे हमारे पास वेस्ट बंगाल से कांथा का काम आता है, कांथा के जो अवार्डीज है वो हमारे पास सामान देते हैं। कांथा का काम इतना बारीक होता है और सभी कस्टमर तो वेस्ट बंगाल तक जा नहीं सकते हैं, तो भारत सरकार ने ये जो कॉटेज ओपन किया है वो उन्हीं कस्टमर के लिए है जिनको कला की जानकारी है और जो यहाँ पर आके अपने खुशी से जो भी सामान है वो ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश के हस्तशिल्पी दशरथ आचार्य। मेरा घर पे 4 नेशनल अवार्डी है। हम लोग ट्रेडिशनल वुड कार्विंग जो मैथोलॉजिकल थीम्स है, रामायण, महाभारत, गॉड गॉडेसेस, फ्लोरल डिजाइन और पिलर्स, डाइनिंग टेबल्स, चैरियट्स और यूटिलिटेरियन प्रोडक्ट्स लाइक डाइनिंग टेबल्स सब आइटम है। पहले हम लोग को छोटा छोटा आइटम से स्टार्ट करके आज कॉटेज सपोर्ट से हम लोग को इतना बड़ा बड़ा आइटम भी बना के मार्केट में बेचने को तैयार। पहले हम लोग मुंबई में एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था, तभी है कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया से प्रभा कार्निक मैडम आके हमारा स्टॉल में विजिट करके हमारा को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए कॉटेज को माल देने को मेरा को रिक्वेस्ट किया था। हम लोग शुरू बिगिनिंग में था, तभी हम लोग जाके थोड़ा बहुत माल कम से कम एक 5,000 का माल देके वहीं से स्टार्ट किया था कॉटेज से। आजकल हमारा लाखों का बिजनेस करने का कॉटेज इंडस्ट्रीज मेरा को मौका दिया है। अभी हम लोग को कलकत्ता में भी सप्लाई है, चेन्नई में भी सप्लाई है, बैंगलोर में सप्लाई है और मेन ब्रांच है दिल्ली में जनपद में जो बड़ा शोरूम है, इसी में भी हम लोग को लाखों का माल देने का मेरा को कॉटेज वाला बहुत सपोर्ट किया। साझी छत, हुनर और परंपरा की, द सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्वरांश सौजन्य श्रीनाथ दीक्षित। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। वाह क्या बात है। अच्छा, वाह तो कर दिया ना वो दीदा। ये जरा बताना कि दरअसल साहिर लुधियानवी का ये शेर मैंने पढ़ा क्यों? आप ही बताइए। दरअसल कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक ऐसे शख्स से मुखातिब हों कि आपके अपने शब्द चूक जाएं, तो अपने बाकमाल शायरों के लफ्ज ही तो काम आते हैं फिर। बिल्कुल। मसलन
महशर बदायूनी साहब ने ये कहा है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो जो दिया अभी हमारे सामने रोशन है उसका नाम है रिया चौधरी। एक फॉर्मल परिचय उनका ये है कि वो एक स्पेशल एजुकेटर हैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत। बाकी की कहानी उन्हीं से। जो मेरे सामने रिया इस समय है वो उनकी उपलब्धियां अपने जीवन में बहुत बड़ी रही हैं। ऐसे संघर्ष जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उनसे वो रोज दो चार होती हैं और उनसे पार पाके वो आज ऐसे मुकाम पे हैं जहां वो अपने जैसे और उनसे अलग भी लोगों को वो जिंदगी की राह पर आगे बढ़ने की दिशा दे रही हैं। रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। धन्यवाद। आप एक स्पेशल एजुकेटर हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं कि ये स्पेशल एजुकेटर अगर अपने सुनने वालों को बताना चाहें कि ये आखिर होता क्या है। मैं दिल्ली सरकार दिल्ली नगर निगम में एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। स्पेशल एजुकेटर बेसिकली ये होता है जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं वो उनको स्कूलों में पढ़ाते हैं। स्कूल ही नहीं, साथ साथ जो भी सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, हर जगह पर एक स्पेशल एजुकेटर होता है जो उन स्पेशल बच्चों को देखता है। ये काम आपने कब से शुरू किया रिया? ये मैंने शुरू करा था 2018 में, जब मैंने अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट ज्वाइन किया था अपने इस कोर्स के लिए, जिस डिप्लोमा कोर्स था ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। एंड उसके बाद वहाँ पर मेरी 2 साल ट्रेनिंग हुई एंड उसके बाद मेरा ये स्पेशल एजुकेटर का सफर शुरू हुआ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द अभी आपने बोला, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा, जब बात शुरू हो ही गई तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बेसिकली वो चीज़ है जिसमें बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। उसका जो भी हम माइलस्टोन्स बच्चों के देखते हैं कि वो एक एज पे अचीव करते हैं, बच्चा उससे पिछड़ जाता है, वो बहुत पीछे होता है। उसमें उनका IQ लेवल जो होता है वो कम होता है। इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, एक माइल्ड होता है, मॉडरेट एंड सीवियर होता है। एंड इसमें जो उनका बढ़ने का तरीका होता है, उनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वो धीरे होती है। अच्छा, तो आपने इसमें एक डिप्लोमा किया और इसके बाद आपने एज स्पेशल एजुकेटर आपने, तो इसके लिए क्या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपको देना पड़ा था? हाँ जी, इसके लिए मैंने DSSB का एग्ज़ाम दिया था। साथ ही साथ मेरे कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने CTET भी दिया था, तो ये 2 चीज़ें इसमें ज़रूरी होती हैं। अच्छा रिया, अभी तो ये बात हुई कि आप जिस पोजीशन पर काम कर रही हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आप मेरे सामने हैं, आपके कुछ शारीरिक संघर्ष हैं जो हमसे अलग हैं, काफी अलग हैं, काफी चैलेंजिंग हैं। उसके बारे में अगर आप वैज्ञानिक रूप से आप उस कंडीशन के बारे में बताना चाहें तो हमारे सुनने वालों को, तो वो बताइए। मुझे एक तरह की रेयर डिसीज़ है जिसका नाम है FOP। इस FOP को बोलते हैं फाइब्रोडिस्प्लेसिया ओसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा। इसमें जो भी हमारी बॉडी की मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे एक बोन का रूप ले लेती हैं। एंड इस समय मेरी मोस्टली जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो एक बोन का रूप ले चुके हैं, जिसकी वजह से मेरी बॉडी स्टिफ हो चुकी है। भारतीय संस्कृति में हम जानते हैं कि हमारे यहाँ दया, करुणा, शांति, ये सब बहुत महत्वपूर्ण मूल्य हैं। हाँ जी। लेकिन हमें पता है कि जो दया की भावना है वो कोई नहीं चाहता कि कोई भी हमें उस दया की दृष्टि से देखे। पर आपको लगता है अभी हमारे पास, हमारे समाज में इस तरह की जागरूकता आई है कि वो आपको, क्योंकि आप एक जीता जागता उदाहरण हैं कि अपनी मेहनत से, अपने संघर्षों से आप कैसे किसी मुकाम पर पहुंच सकती हैं, सारी मुश्किलों से पार पाते हुए। तो आपको लगता है कि अभी भी आपके आसपास के समाज में ये दृष्टि विकसित हुई है या हो रही है धीरे धीरे, कि आपको एक केस के तौर पर ना देखकर आपको एक व्यक्तिगत, आपको एक व्यक्ति के रूप में समझे और उस तरह से आपके साथ डील करे? अभी भारत के लिए मैं बात करूँ तो इस चीज़ में अभी भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन चीज़ों के बारे में, पर अब इतने NGOs हैं, इतने स्कूल्स हैं और इतने इंस्टीट्यूशंस खुल चुके हैं जो इस चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। और जैसे कि अब आप कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे, वहाँ हमको रैंप्स की सुविधा मिलती है, व्हील चेयर्स होती हैं, काफ़ी कुछ जो हमको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो चुका है। पर वही है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, वो हमको देखते हैं तो वो अजीब तरीके का बिहेव करते हैं कि इसको क्या हो गया, वो घूरते हैं। अभी इन चीज़ों में भारत को अभी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, पहले से काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है रिया कि आखिर आप अपने खाली समय में या अपने आप को कैसे, आप रिक्रिएशन में आपके लिए क्या मदद करता है और क्या क्या रुचियाँ हैं आपकी? जो मेरी सबसे ज़्यादा खास रुचि है और जो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे दिल के करीब है, वो है कि मैं
कोरिया के गाने सुनती हूँ और वहाँ के ड्रामास देखती हूँ। 2014 या 15 से मैं उससे चीज़ से जुड़ी हुई हूँ। इंडिया में काफ़ी तरह के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि उनके फेयर्स होते हैं और चाहे कॉन्सर्ट्स हों, तो उनको मैंने अटेंड किया एंड वहाँ पर मुझे अपने लाइक फेवरेट आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिला और काफ़ी जगह पे नई नई चीज़ें कोरिया के कल्चर के बारे में मुझे जानने को मिला। जो आपके शारीरिक संघर्ष है, जो चैलेंजेस हैं, प्लस आपका एक महिला होना, इन सब के बीच में आपको क्या लगता है अभी कितनी बेहतरी की गुंजाइश है? कुछ उदाहरण देके बताइए। इसके लिए मेरे पास 2 एग्जांपल हैं। एक तो अभी जब मैं अपना कोर्स कर रही थी तो उस टाइम पे वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे को मेरी प्रॉब्लम की वजह से कुछ स्वेलिंग हो गई थी एंड वो इतनी थी कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी, इवन मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी। तो उस टाइम पे हमारे एग्ज़ाम्स होने थे, हमको लेसन प्लान्स लेने थे। तो मैं अपने जो हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी मैं उनके पास गई एंड मैंने उनको अपना पूरा दिखाया कि देखिए आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी। तो उस समय पर उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि ये कोर्स तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको कुछ कंप्यूटर या उससे रिलेटेड कोर्स कर लेना चाहिए जो तुम बैठ के आराम से कर सको। तो उस चीज़ पे वो चीज़ मुझे इतनी चुभी, मैंने उनको वहीं पर बोला कि पहली बात मैम आप मुझे नहीं बता सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ, और अब मुझे अपना जवाब मिल गया है, अब बाकी मैं आगे अपना देख लूँगी। जब हमारे एग्ज़ाम्स हुए, फाइनल हुए, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए, प्लस उसके अराउंड ही मुझे दिल्ली सरकार की तरफ से 12th में अपने जोनल लेवल पे अच्छे मार्क्स के लिए अवार्ड मिला था। तो वो उस चीज़ को देख के इतना खुश हुई, वहाँ पर मेरी उन मैम को वो चीज़ समझ आ गई कि जो उन्होंने मेरे लिए बोला था वो गलत था। और बाकी समाज और परिवार के स्तर पे आपको क्या लगता है वहाँ कितनी बेहतरी की गुंजाइश अभी है? वहाँ पर मेरे को बचपन से ही काफ़ी सपोर्ट मिला है। जो भी मेरे कज़न्स हैं और मेरे भाई बहन सब हैं वो मुझे अच्छे से समझते हैं, मेरी नीड्स को समझते हैं। बट हाँ, कहीं कहीं स्टार्टिंग में ऐसा रहा था कि इसको कौन संभालेगा, वो चीज़ सोच के मुझे नेगलेक्ट कर दिया जाता था। अच्छा। पर अब धीरे धीरे उन चीज़ों में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है, क्योंकि मैं पलट के बोल देती हूँ कि मैं इस चीज़ से क्यों हटूँ। मैं आप लोगों का ही एक हिस्सा हूँ, तो इस चीज़ में मुझे भी इंक्लूड करा जाना चाहिए। अरे वाह! आप जिन बच्चों के साथ अभी इन्वॉल्व हो रही हैं हाँ जी। अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, तो वहाँ क्या जो मेडिकल अवेयरनेस है, जैसे आपको अपनी कंडीशन के बारे में पूरी तरह पता है, आपकी जो देखभाल कर रहे हैं उन्हें पता है, पर हमेशा इस तरह का फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता है बच्चों हाँ के जी। साथ। एज एन स्पेशल एजुकेटर आप उस चीज को कैसे हैंडल करती हैं या क्या उसमें मदद कर पाती हैं आप? एज अ स्पेशल एजुकेटर, ये जो हम दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में हैं, तो वहाँ हमारा रोल उनको पढ़ाने का नहीं, साथ साथ बाकी सुविधाएं भी जो भी सरकार दे रही है उनके पेरेंट्स को उससे अवगत कराना भी है। तो उसमें हम सारे जो भी स्कीम्स चलती हैं उसके बारे में पेरेंट्स को जानकारी देते हैं और बताते हैं कि इससे उनको क्या क्या लाभ मिलेंगे एंड उनका बच्चा जिस भी कंडीशन का है उस कंडीशन में सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिलती है और वो बच्चा आगे जाके क्या कर सकता है एक व्यक्तिगत रूप से सक्षम होने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए रिया, थैंक यू सो मच। आकाशवाणी का धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया अपनी कहानी को सबके सामने रखने का। जिगर मुरादाबादी साहब कहते हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही तो दुनिया बदलते जा रहे हैं। अपनी और दूसरों की दुनिया मुसलसल बदलती ये थी रिया चौधरी, जिजीविषा स्पेशलिस्ट। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। हर्ष, ये हिम्मत, ये दूरदर्शिता हमारे देश की महिलाओं में हमेशा से ही रही है। रामेश्वरी नेहरू एक ऐसी ही मिसाल हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाते हुए और महिलाओं को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया रामेश्वरी नेहरू ने। महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक सुधार और उनके कानूनी अधिकारों के लिए अग्रसर ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की संस्थापकों में से एक थी वो। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और महिलाओं के प्रति अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाली रामेश्वरी नेहरू को साल 1955 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और ये संयोग ही है कि उनकी जयंती और मानवाधिकार दिवस एक ही दिन यानी 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। उनके विषय में वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और संस्कृति कर्मी विमल कुमार। रामेश्वरी नेहरू ने स्त्री अधिकारों की लड़ाई के लिए शिक्षा की मांग की, दहेज आदि और बेमेल विवाह
का भी विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, साथ ही साथ स्त्रियों और पुरुषों की समानता की आवाज़ उठाई। लेकिन रामेश्वरी नेहरू का केवल यही योगदान नहीं था, वह हरिजन सेवक संघ से भी जुड़ी हुई थीं और 1942 के आंदोलन में आज़ादी की लड़ाई में गिरफ्तार भी हुईं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन की भी सूत्रधार थीं। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है, उनको जाना कम गया। पहली बार पिछले दिनों दिल्ली में स्त्री दर्पण मंच की ओर से उन पर एक आयोजन किया गया। जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका निकालकर एक सामाजिक चेतना फैलाई थी, ठीक उसी तरह रामेश्वरी नेहरू ने भी इलाहाबाद से 1909 में स्त्रियों के लिए एक पत्रिका निकाली जिसका नाम स्त्री दर्पण था और यह पत्रिका 20 साल तक निकलती रही। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 11-12 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। बताते चलें कि गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ज्ञात बंदरगाह शहर है। 4,500 साल पुराना ये पुरातात्विक स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और दुनिया के सबसे पुराने जहाज निर्माण सुविधा से लैस बंदरगाहों में से एक माना जाता है। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम की सुंदरता, विविधता और संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए 6 से 8 दिसंबर तक भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया गया, जिसका उद्घाटन 6 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। अष्टलक्ष्मी के रूप में जाने जाने वाले ये राज्य देवी लक्ष्मी में सन्निहित समृद्धि, ऐश्वर्य, पवित्रता, धन, ज्ञान, कर्तव्य, कृषि और पशुपालन जैसे समृद्धि के 8 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के बहुआयामी कपड़ा क्षेत्र, पर्यटन के अवसरों, पारंपरिक शिल्प कौशल और जीआई टैग वाले उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करना है। और इस कार्यक्रम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव की शुभंकर पूर्वी को भी प्रस्तुत किया गया। 11 दिसंबर को गीता जयंती पर भोपाल और कुरुक्षेत्र ने धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की। भोपाल ने 5,000 से अधिक आचार्यों के साथ भगवत गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जबकि कुरुक्षेत्र में 1.5 करोड़ लोगों ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाग लिया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से वैश्विक एकता को प्रदर्शित करते हुए गीता महोत्सव में तंजानिया ने भागीदार देश के रूप में भाग लिया। देश की सांस्कृतिक विकास यात्रा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, हकीम अजमल खां, कोटा शिवराम कारंत, अवनींद्र नाथ टैगोर, सतीश गुजराल, नंदलाल बोस और पंडित रविशंकर के अवदानों को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता और हर्ष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।